नमस्ते दोस्तों। ड्रामा की स्टार्टिंग में एक लड़की हॉस्पिटल में नॉर्मल चेकअप के लिए आती है, लेकिन डॉक्टर की एक गलती से उसके अंदर शहर के सबसे अमीर आदमी रफाएल का आखिरी स्पर्म इंजेक्ट हो जाता है। रफाएल उस मेडिकल इंस्टीट्यूट का बॉस था जिसे अपने करियर के पीक पर पेट का कैंसर हो गया था, इसलिए कीमोथेरेपी से पहले उसने अपना स्पर्म फ्रीज करवा लिया था। एक दिन जब वो कंपनी वापस आया तो देखा कि उसकी वाइफ मारी किसी और मर्द के साथ गुलझर्रे उड़ा रही है। मारी ने हड़बड़ाते हुए अपने कपड़े ठीक किए और हैरान होकर बोली, तुम तो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे ना। रफाएल को पहले ही पता था कि मारी उससे प्यार नहीं करती। उसने बिना ड्रामा किए मारी को डिवोर्स के पेपर्स थमा दिए। मारी तो हक्की बक्की रह गई। अगर डिवोर्स हुआ तो अमीर खानदान की बहू बनने का उसका सपना टूट जाता। वो रात को रोते हुए अपनी मॉम के पास आइडिया मांगने गई, पर उसकी मॉम बिल्कुल चिल थी। उसे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उसे खुफिया खबर मिली थी कि हॉस्पिटल में रफाएल का सिर्फ एक ही स्पर्म बचा है। अगर उसकी बेटी चुपके से वो स्पर्म अपने अंदर इंजेक्ट करवा ले तो रफाएल के बच्चे की माँ बनकर उसकी जगह पक्की हो जाएगी। मॉम का मास्टर प्लान सुनकर मारी के चेहरे पर रौनक आ गई। अगले दिन वो चोरी छिपे हॉस्पिटल पहुंच गई ताकि वो स्पर्म ले सके, लेकिन वहां का डॉक्टर इतना लापरवाह निकला कि उसने मारी और वूरी के चार्ट्स मिक्स कर दिए और वो कीमती स्पर्म वूरी को चढ़ा दिया जो वहां रूटीन चेकअप के लिए आई थी, जबकि मारी का बस एक नॉर्मल चेकअप करके उसे घर भेज दिया। कुछ दिनों बाद जब मारी और रफाएल रिजल्ट लेने आए तो डॉक्टर ने घुटने टेक दिए और अपनी गलती मान ली। ये सुनते ही मारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हॉस्पिटल और डॉक्टर को बर्बाद करने की धमकी देने लगी क्योंकि माँ बनने का और रफाएल को रोकने का ये उसका आखिरी मौका था। पर रफाएल ने उसे दो टूक जवाब दे दिया, तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी, मुझे अब ये बच्चा चाहिए ही नहीं। रफाएल ऊपर से तो सख्त बन रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उसने नर्सरी में दूसरे बच्चों को देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसे अपना बच्चा याद आने लगा। मारी ने हॉस्पिटल में हंगामा करके उस लड़की का नाम पता कर लिया और सीधा वूरी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गई। पहले तो उसने बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स और दवाइयां दी और रिक्वेस्ट की कि प्लीज इस बच्चे को जन्म दे दो। वूरी ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो अभी शादीशुदा नहीं थी और ये बच्चा उसका फ्यूचर खराब कर देता। लेकिन जब वूरी अपने घर के बाहर पहुंची तो देखा कि मारी और रफाएल के पापा वहाँ पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वूरी को उनके आलीशान घर ले जाया गया। वहाँ रफाएल के पापा ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि उनके पोते को जन्म दे दो। फिर उन्होंने सेब की एक पेटी टेबल पर रख दी और बोले, अगर तुम मान जाओ तो ये पेटी तुम्हारी। उस पेटी में सेब नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ कैश भरे थे। वूरी इतने सारे नोट देखकर हैरान रह गई। उन्होंने ऑफर दिया कि बच्चे के जन्म के बाद वो उसे 10 करोड़ और देंगे। इतना बड़ा अमाउंट देखकर वूरी का ईमान डोलने लगा। उसकी मॉम हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी, पर कम उम्र में वूरी के पैदा होने से उनका करियर खत्म हो गया था और अब वो लोग कर्ज में भी डूबे हुए थे। लेकिन फिर उसे लगा कि पैसे लेकर बच्चा पैदा करना तो सौदा करने जैसा है। उसने अपनी अंतरात्मा की सुनी और मना कर दिया। वो वहाँ से उठी और बिना पीछे देखे चली गई। अगले दिन पूरा परिवार वूरी को लेकर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचा, पर वहाँ फिर से रफाएल के पापा धमक पड़े। दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो गई। जब उन्होंने 20 करोड़ का फाइनल ऑफर दिया तो वूरी की मॉम एकदम स्तब्ध रह गई। वूरी अपनी मॉम की आंखों में देख रही थी। उसे लगा कि मॉम पैसों के लालच में पिघल जाएंगी, पर मॉम ने कहा 200 करोड़ भी दोगे तो भी मेरी बेटी ये नहीं करेगी। फिर वूरी ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेट गई, ऊपर जलती हुई लाइट्स को देखते हुए। अचानक उसे उस अजन्मे बच्चे पर बहुत प्यार आने लगा। उसने फैसला कर लिया कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। वो रफाएल को जानती तक नहीं थी, फिर भी वो उसके बच्चे की माँ बनने को तैयार थी। उसके बॉयफ्रेंड कांगजे ने भी दिल बड़ा किया और कहा कि उसे इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वूरी की नानी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो नानी ने हवा में उड़कर एक लात कांगजे को जमा दी। शादी हुई नहीं और तूने मेरी पोती को प्रेग्नेंट कर दिया। वूरी ने बीच में आकर नानी को रोका। दूसरी तरफ रफाएल के बिहेवियर ने वूरी का दिल जीत लिया था। उसने अपनी गलती मानी और कहा कि वो अबॉर्शन का पूरा खर्चा उठाएगा। वो जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट रहा था और उसे कंपनसेशन के तौर पर बहुत सारे पैसे भी देने को तैयार था, भले ही उसके पास अपना वारिस पाने का ये आखिरी मौका था। फिर भी वो वूरी की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी वूरी को फ्लैशबैक में अपना फर्स्ट किस याद आया। अरे ये तो वही आदमी है जिसने उसका पहला किस चुराया था। वूरी सोचने लगी कि ये कैसी अजीब किस्मत है। नानी चर्च में जाकर रोने लगी कि उनकी फैमिली के साथ ही ऐसा क्यों होता है। उनकी अपनी बेटी ने भी 16 साल की उम्र में वूरी को जन्म दिया था। वो बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई और करियर दोनों बर्बाद हो गए।
और वो आदमी भी उसे छोड़कर भाग गया था। इसलिए नानी नहीं चाहती थी कि उनकी पोती भी वही गलती दोहराए। लेकिन वूरी का सोचना अलग था। अगर उसकी मॉम 16 साल की उम्र में उसे पाल सकती थी तो जरूर उसके पैदा होने का कोई कारण रहा होगा। अब तो वो 19 साल की हो चुकी है, तो इस बच्चे के आने का भी ऊपर वाले का कोई प्लान होगा। इसलिए सर्जरी से ठीक पहले उसने अपना इरादा बदल दिया। मॉम ये सुनकर इमोशनल हो गई और रो पड़ी। उन्होंने अपनी बेटी को जोर से गले लगा लिया। तभी रफाएल का कॉल आया। वो पूछ रहा था कि आज सर्जरी क्यों नहीं हुई। वूरी ने कहा कि वो कल मिलकर सब बताएगी। ये सारी बातें मारी छिपकर सुन रही थी। वो खुशी से नाचने लगी। उसका अमीर घराने का वारिस पाने का प्लान काम कर गया था। अब उस घर की मालकिन की कुर्सी पर उसका हक पक्का था। उसने एक्साइटमेंट में अपनी मॉम को फोन लगाया, पर तभी उसका वो पुराना आशिक वहां टपक पड़ा। असल में कल ही उसने मारी को ब्लैकमेल करके उसके साथ रात बिताई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वूरी का पुलिस वाला बॉयफ्रेंड कांगजे उस पर नजर रख रहा था, क्योंकि कांगजे एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मारी का आशिक एक ड्रग डीलर था। आज वो फिर से मारी को परेशान करने आ गया था। मारी अपने प्लान में कोई गड़बड़ नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली। अगले दिन जब वूरी अपने बॉयफ्रेंड कांगजे के साथ रफाएल से मिलने गई, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने उस आशिक की लाश पड़ी थी। वूरी एक खौफनाक नजारा देखकर बेहोश हो गई और बेहोश होते ही वो सीधे वहां पहुंचे रफाएल की बाहों में जा गिरी। उधर वूरी की मॉम की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। एक फैन मीटिंग में सुपरस्टार एक्टर ने जब ऑडियंस में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को देखा तो वो सुन्न रह गया। उसे अपना स्कूल टाइम याद आ गया, जब उसकी गलती से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। वो लड़की उसके साथ घर बसाना चाहती थी, पर वो डरपोक वहाँ से भाग गया था। 30 साल बाद उसे दोबारा देखकर एक्टर का दिल पछतावे से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ मिलेगी। वो आदमी अब देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। उसके ड्रामा हर घर में देखे जाते थे, लेकिन वूरी की मॉम गरीबी में दिन काट रही थी। काम पाने के लिए उसे अपनी खूबसूरती और जवानी सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। वो उस एक्टर का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और वहाँ से चुपचाप जाने लगी। एक्टर ने पीछे से उसका नाम पुकारा। सब लोग मुड़कर हैरानी से देखने लगे। एक्टर ने जब दबाव डाला तो उसने सच उगल दिया। मैंने उस बच्चे को जन्म दिया था और वो तुम्हारी ही कंपनी में असिस्टेंट राइटर है। ये सुनते ही एक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वो असिस्टेंट मेरी बेटी है? उसे गहरा झटका लगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने वूरी को गंदी तरह डांटा था, जिसे वो रोज इतना तंग करता था। वो उसी की सगी बेटी निकली। अब वो अपनी बेस्ट डैड वाली इमेज बनाना चाहता था। वो कंपनी में एकदम हीरो बनकर पहुंचा। उसने स्पेशल पिंक सूट पहना था ताकि सॉफ्ट लगे। बेटी के लिए वो महंगे गिफ्ट्स भी लाया था, पर सामने जाकर सच बताने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपना हमेशा वाला खड़ूस रवैया बदला और वूरी से अपनी बदतमीजी के लिए प्यार से माफी मांगने लगा। वो उसकी तारीफ करने लगा। तुम तो बहुत टैलेंटेड और सुंदर हो। इन सालों में तुम्हारी लाइफ कैसी रही है? वूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अरे ये पिंपल कैसे हो गया तुम्हें? बॉस का ये अचानक बदला हुआ रूप देखकर वूरी डर गई। उसने पेट दर्द का बहाना बनाया ताकि भाग सके। बॉस ने कहा, रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वूरी ने हाथ जोड़े और वहाँ से 9-11 हो गई। पास खड़ी एडिटर को लगा बॉस आज अच्छे मूड में हैं, तो वो अपना नंबर बनाने आ गई। सर, मेरा काम भी पूरा हो गया है, देख लीजिए। बॉस ने उसे डांट दिया। दिखता नहीं मैं बिजी हूँ, खुद चेक कर लो। इधर रफाएल के पापा ने वूरी को फिर 20 करोड़ का लालच दिया कि बस वारिस को जन्म दे दो, पर वूरी ने साफ कह दिया कि वो पैसों के लिए ये सब नहीं कर रही। वो बस इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है। फिर वो सब लोग बच्चे का अल्ट्रासाउंड देखने हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने पूछा, अंदर कौन आएगा? मैं। सब चिल्लाने लगे और पूरा खानदान ही कमरे में घुस गया। डॉक्टर ने कहा, ये सब्जी मंडी नहीं है, बस पापा को रुकने दो। दादा और नानी सब लड़ने लगे कि उन्हें देखना है। आखिर में डॉक्टर ने सबको बाहर निकाल दिया। सिर्फ वूरी और रफाएल अंदर रह गए। वूरी रफाएल को देख रही थी। उसने हिम्मत करके उस किस वाली रात की बात छेड़ दी। वूरी के लिए वो मोमेंट बहुत खास था। उस दिन रफाएल ने उसे बहुत मोटिवेट किया था, जिसकी वजह से उसमें राइटर बनने का कॉन्फिडेंस आया था। पर उस बेवकूफ को पुरानी कोई बात याद ही नहीं थी। तभी डॉक्टर ने स्क्रीन पर बच्चे की धड़कन दिखाई। दोनों एकदम शांत होकर स्क्रीन देखने लगे। चेकअप खत्म होने के बाद वूरी ने रफाएल के सामने एक शर्त रखी कि उसे अपने बच्चे के लिए एक खुशहाल परिवार चाहिए। अगर वो और उसकी पत्नी खुश नहीं है तो वो बच्चा नहीं देगी। वूरी खुद बिना पिता के बड़ी हुई थी, इसलिए वो अपने बच्चे को वो अधूरापन नहीं देना चाहती थी। रफाएल तो डिवोर्स लेने वाला था, पर उसने झूठ बोलकर हाँ कर दी।
सीढ़ियों से उतरते वक्त वूरी का पैर फिसला। 2 मर्दों ने एक साथ उसे गिरने से बचाया। एक तरफ उसका मंगेतर कांगजे था और दूसरी तरफ बच्चे का बाप रफाएल। हालात इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि कोई राइटर भी कंफ्यूज हो जाए। अगले दिन जब वूरी ऑफिस आई तो उसने देखा कि रफाएल किसी और औरत को गले लगा रहा है। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये आदमी इतना बड़ा धोखेबाज है। उसने इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च किया तो हर जगह यही खबरें थीं कि वो बहुत बड़ा प्लेबॉय है। वूरी को लगा कि उसने हैप्पी फैमिली का झूठ बोला है। वो जासूस बनकर उसका पीछा करने लगी। एक होटल में वो फूलदान के पीछे छिपकर देख रही थी। तभी उस एक्ट्रेस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पकड़े जाने पर वूरी थोड़ी शर्मिंदा हुई, पर वो डरी नहीं। उसने सीधे पूछ लिया कि तुम्हारा मेरे बच्चे के बाप के साथ क्या चक्कर है? रफाएल कुछ सफाई देता। उससे पहले एक छोटी बच्ची अपना खिलौना लेकर वहाँ आई। उसने वो टेडी बियर रफाएल को दिया और थैंक यू बोला। वूरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रफाएल तो उस कैंसर पीड़ित बच्ची का इलाज करवा रहा था और वो एक्ट्रेस बस उस बच्ची की मदद के लिए उनसे मिल रही थी। अब सब लोग वूरी को जज करने वाली नजरों से देख रहे थे। घर वापस छोड़ते वक्त रफाएल ने वूरी को अपनी मॉम की फोटो दिखाई और बताया कि बचपन में ही उसकी मॉम कैंसर से गुजर गई थी। उस सदमे से वो बागी हो गया था और पार्टी शार्टी करने लगा था। पर न्यूज वाले बातों को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं। जब मुझे खुद कैंसर हुआ और मैं ठीक हुआ तो मैं पूरी तरह बदल गया। वूरी ने उसे गलत समझने के लिए माफी मांगी। फिर वूरी को लगा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड कांगजे से सच नहीं छिपाना चाहिए। उसने बता दिया कि मेरा फर्स्ट किस असल में रफाएल के साथ हुआ था। तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? कांगजे ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा। अरे पगली, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? दूसरी तरफ मारी और रफाएल वूरी के बारे में बात कर रहे थे। तभी रफाएल के दिमाग की बत्ती जली। उसे वो पुरानी रात याद आ गई। ओह गॉड, जिस लड़की को मैंने किस किया था वो वूरी ही थी। किस्मत का खेल देखो, वो लड़की फिर से उसकी जिंदगी में आ गई थी। उसने वूरी से पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? इधर प्रेगनेंसी की वजह से वूरी के हार्मोन्स पागल हो रहे थे। उसे अपनी बॉडी में अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। वो कांगजे के लिए खाना लेकर गई और उसे खाना खाते देख वूरी की नीयत डोलने लगी। वूरी कांगजे की तरफ पूरी तरह खींची चली जा रही थी। जब उसे होश आया तो देखा कि उसका हाथ कांगजे के पैर पर था। वो शर्मिंदा हो गई पर कांगजे को कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि शादी से पहले नो स्लीपिंग टुगेदर। वूरी ने अपनी कलीग से टिप्स मांगी कि शुरुआत कैसे करें। कलीग यह टॉपिक सुनते ही एकदम जोश में आ गई और बोली कि मैं इस मामले में तो एक्सपर्ट हूँ। उसने 3 स्टेप्स बताए, खुशबू, नजारे और छूना, और कहा अगर ये काम न करे तो सीधा बोल देना चलो साथ सोते हैं। वूरी ने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सारे नोट्स बना लिए। रात को वो मिशन पर कांगजे के घर पहुंच गई। स्टेप 1, उसने हल्का सा परफ्यूम लगाया ताकि वो महक जाए, पर कांगजे खाना बना रहा था और वहाँ धुएं का गुब्बार था। बेचारा कांगजे कुछ सूंघ ही नहीं पाया। स्टेप 2, उसने क्लिप हटाकर बाल खोले ताकि वो हॉट लगे, पर टेबल फोल्डेबल निकली और वूरी का बैलेंस बिगड़ गया। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। स्टेप 3, गिरते गिरते उसने कांगजे का हाथ अपने चेस्ट पर रख दिया ताकि उसे वो सॉफ्ट टच महसूस हो। इस बार कांगजे को सच में करंट लगा, पर अगले ही पल वो बोला चलो चर्च चलकर माफी मांगते हैं। वूरी ने सोचा अब ईमेल लिखकर ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसने अपने राइटर होने का फायदा उठाया और एक बहुत ही मसालेदार कहानी लिख डाली। उसने जल्दी से एक बहुत ही बोल्ड मैसेज टाइप कर दिया। तभी रफाएल का कॉल आ गया। उसने वूरी को एक इवेंट का प्लान लिखने को कहा और डेडलाइन भी आज रात की ही दे दी। वूरी ने हड़बड़ी में हाँ बोल दिया और गलती से अपना वो प्राइवेट मैसेज रफाएल को भेज दिया। अगले दिन वूरी ने खुश होकर कांगजे को कॉल किया। क्या तुम्हें मेरा वो छोटा सा मैसेज मिला? कांगजे कंफ्यूज होकर बोला, तुमने मुझे कंपनी का प्लान क्यों भेजा है? वूरी के तो होश ही उड़ गए। वो चिल्लाई, नहीं। वो भागती हुई सीधे ऑफिस में रफाएल के पास पहुंची। रफाएल उसे बस घूरे जा रहा था। वूरी ने डरते हुए पूछा, क्या आपने ईमेल खोला? उसने कहा, हाँ खोल लिया। पढ़कर तो मैं एकदम गर्म हो गया। वाह! रफाएल को पता था कि वो ईमेल गलती से आया है, इसलिए शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसने वूरी की तारीफ कर दी। तुम सच में बहुत अच्छी राइटर हो। वूरी अपना सा मुंह लेकर घर चली गई। रास्ते में चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे उसने हिम्मत करके कांगजे से कह ही दिया, आई लव यू। कांगजे ने उसे प्यार से गले लगा लिया। फिर वूरी ने कहा, चलो आज साथ सोते हैं। कांगजे की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो मुस्कुराया, कल मैं सबसे महंगा होटल बुक करता हूँ। रात को वूरी ने मॉम से झूठ बोला कि उसे ओवर टाइम करना है। होटल के बाथरूम में वूरी 1 घंटे तक यही सोचती रही कि कौन सी ड्रेस पहने। कांगजे भी नर्वस होकर गद्दे की स्प्रिंग चेक कर रहा था। दोनों 30 के हो चुके थे पर हालत खराब थी।
जैसे ही कांगजे किस करने के लिए आगे झुका, रफाएल का फोन बज उठा। वूरी ने जल्दी से बात खत्म की, पर जैसे ही वो दोबारा पास आए, इस बार रफाएल ने कांगजे को कॉल कर दिया। कांगजे चिल्लाया, मैं बहुत बिजी हूँ। आखिर में दोनों बेड पर लेट ही गए कि तभी फायर अलार्म बजने लगा। दोनों डर के मारे उछल पड़े और प्लान चौपट होने पर अपने अपने घर भाग गए। घर आकर वूरी ने बताया कि वो शादी करने वाली है। मॉम और नानी सन्न रह गईं। फिर उसने अपनी चमकती हुई अंगूठी दिखाई। होटल में भले ही कुछ नहीं हुआ, पर कांगजे ने उसे प्रपोज कर दिया था और तय हुआ कि बच्चे के जन्म के बाद शादी करेंगे। मॉम और नानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ स्टार डैड को खबर मिली कि बेटी शादी कर रही है। वो जिद करने लगा कि वो ही अपनी बेटी का कन्यादान करेगा, पर मॉम ने डांट दिया, तुम्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। उसी वक्त रफाएल को मारी के अफेयर का पक्का सबूत मिल गया। उसने वहीं के वहीं मारी को डिवोर्स दे दिया। रात को रफाएल वूरी के घर पहुंचा और बताया कि उसका तलाक हो चुका है। भले ही मैं अकेला हूँ, पर बच्चे को बहुत खुश रखूंगा। वूरी सोच ही रही थी कि क्या फैसला ले कि तभी स्टार डैड वहाँ आ धमका। मॉम ने उसे रोकने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। वूरी हैरान रह गई। 30 साल बाद दोबारा मिलकर डैड को मॉम पहले से भी ज्यादा सुंदर लगी। डैड उसके गालों को छूने के लिए आगे बढ़ा। ये पुनर्मिलन बहुत इमोशनल था। तभी नानी घर वापस आ गई। वो टीवी पर अपने फेवरेट स्टार का ड्रामा देख रही थी और अपनी बेटी को वो सीन दिखाने के लिए दरवाजा खोला, पर सामने का नजारा देखकर नानी जम गई। जो सीन टीवी पर चल रहा था वही हकीकत में सामने था। नानी दोनों को बस देखती ही रह गई। जिस स्टार को वो इतना मानती थी, वो ही उनका भगोड़ा दामाद निकला। नानी ने आव देखा न ताव जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़। डैड चिल्लाया, मैं अपनी गलती मानता हूँ, अब से मैं एक अच्छा पिता बनूंगा। पर नानी कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने उसे और पीटा। बाद में मॉम वूरी को शॉपिंग पर ले गई और समझाने लगी कि डैड को एक मौका देना चाहिए। तभी पीछे से एक हैंडसम लड़के ने नंबर मांगा। वूरी ने स्टाइल में बाल झटक कर कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लड़का बोला, अरे मैं आपका नहीं, साथ वाली दीदी का नंबर मांग रहा हूँ। वूरी शर्मिंदा हो गई। मॉम हंसकर बोली, बेटा मैं इसकी माँ हूँ। लड़के को लगा दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं। उधर डैड नानी को मनाने ओल्ड एज होम पहुँच गया, पर घुसते ही वहाँ की सारी बुजुर्ग औरतों ने उसे पहचान लिया। डैड को मजबूरी में लाइन लगाकर ऑटोग्राफ देने पड़े और 1 घंटा कराओके गाकर सबका मनोरंजन करना पड़ा। इससे नानी का वहाँ रुतबा बढ़ गया, तो खुश होकर नानी ने उसे माफ कर दिया। इधर पुलिस स्टेशन में कांगजे ने सीसीटीवी से पता लगा लिया कि हॉस्पिटल का कातिल एक नर्स थी। वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। अब रफाएल की गर्दन उसके हाथ में थी। डैड को जब पता चला कि बेटी प्रेग्नेंट है, तो वो गुस्से में हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने अपने स्टार होने की परवाह नहीं की और डॉक्टर को गालियां देने लगा, पर ये सब फैंस ने रिकॉर्ड कर लिया। पब्लिक प्लेस में गाली देने की वजह से उसका करियर रातों रात खत्म हो गया। मीडिया और ब्रांड्स ने उसे बॉयकॉट कर दिया। टिकटॉक पर उसके फॉलोअर्स 7 लाख से गिरकर 8 लाख रह गए। मैनेजर ने भी हाथ खड़े कर दिए, जाओ अब मजदूरी करो। पर डैड ने कहा, कचरा उठा लूंगा पर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करूंगा। रात को डैड ने वूरी को समझाया कि ये बच्चा मत करो। शादी के बिना बच्चा पैदा करके तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगी। बेटी ने पलटकर जवाब दिया, तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है जो अब हक जता रहे हो? किस हक से मुझे रोक रहे हो? बेटी की बातें सुनकर डैड के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो सच में अपनी बेटी का कर्जदार था। डैड एकदम चुप हो गया। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। वो सच में अपनी बेटी का गुनहगार था। अगले दिन वूरी ने देखा कि पूरा इंटरनेट उसके डैड को गालियां दे रहा है। उसे पता चला कि उसके लिए डैड ने अपना करियर दांव पर लगा दिया। उसे बहुत बुरा लगा। उसने डैड को कॉल किया। डैड ने बेटी का नाम देखते ही अपनी उदासी छिपाई और एकदम जोश में बात करने लगा, अरे बेटा मैं तो एकदम फिट हूँ, ये छोटी मोटी आंधी मुझे नहीं गिरा सकती। पर वूरी समझ गई कि वो बस उसे तसल्ली दे रहा है। दूसरी तरफ रफाएल को पता चला कि मीडिया डैड को गलत समझ रही है। वो डॉक्टर के पास पहुंचा और क्लास लगाई। तुमने सच क्यों नहीं बताया? डॉक्टर ने कहा, मेरा इससे क्या लेना देना। रफाएल ने धमकी दी, अगर सफाई नहीं दी तो हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। उधर डैड मायूस होकर अपना फोन देख रहा था। फॉलोअर्स कम होते देख उसने अकाउंट डिलीट करने का सोचा। तभी मैनेजर भागता हुआ आया। उस डॉक्टर ने अपनी गलती मान ली है। अब सारे लोग डैड के सपोर्ट में आ गए। सबको लगा कि डैड का गुस्सा होना एक पिता का प्यार था। गुस्सा किया तो क्या बाप है, फर्ज निभाया। फॉलोअर्स एक झटके में 10 लाख से भी ज्यादा हो गए। विज्ञापनों की लाइन लग गई। डैड को लगा कि ये उसकी बेटी का आशीर्वाद है। रफाएल ने बाप बेटी का रिश्ता सुधारने के लिए पूरा सिनेमा हॉल बुक कर लिया और वूरी की पूरी फैमिली को वहां बुलाया। जब सब लोग बैठ गए
तो स्क्रीन पे वूरी के बचपन की वीडियो चलने लगी। मॉम और नानी की आंखों में आंसू आ गए। वूरी भी बहुत इमोशनल हो गई। डैड ने पहली बार अपनी बेटी का बचपन देखा था। वो पलके नहीं झपका पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसने कितना कुछ मिस कर दिया। वो अपनी सारी दौलत और प्यार बेटी पर लुटाना चाहता था। वूरी ने भी आखिरकार अपने डैड को माफ कर दिया। रफाएल एक कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो इस खुशहाल परिवार को देखकर मुस्कुराया। तभी कांगजे केस सॉल्व करके वहाँ पहुंचा। उसने देखा कि वूरी अपनी फैमिली के साथ खुश है। वो जाने ही वाला था कि उसकी नजर रफाएल पर पड़ी। वो सब एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। कांगजे को लगा कि वो उनके बीच कबाब में हड्डी है, इसलिए वो अंधेरे में पीछे हटने लगा। पर वूरी ने उसे देख लिया और हाथ हिलाकर बुलाया। कांगजे के चेहरे पर रौनक आ गई और वो दौड़कर उनके पास चला गया। उसके बाद रफाएल सबको 5 स्टार होटल ले गया। वूरी को अच्छी डाइट मिले, इसलिए उसने स्पेशल बीफ स्टेक मंगाया। सब लोग मजे से खाना खा रहे थे, बस कांगजे थोड़ा अनकंफर्टेबल था। खाने के बाद बिल देने के लिए डैड और रफाएल में होड़ लग गई। रफाएल ने अगली महंगी मील भी प्लान कर ली। कांगजे को और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसकी सैलरी में ये सब अफोर्ड करना नामुमकिन था। वूरी समझ गई कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसने टेबल के नीचे कांगजे का हाथ थाम लिया। कांगजे ने राहत की सांस ली। बाद में वूरी और कांगजे कैंपिंग पर गए, टेंट लगाया और खाना तैयार किया। वो अपनी पहली मुलाकात याद करने लगे। 4 साल पहले कांगजे एक मुजरिम को ढूंढ रहा था और गलती से उसने वूरी को मुजरिम समझ लिया। टक्कर लगने से वूरी का बैग गिर गया और उसमें से एक स्टन गन, सुअर मारने वाली मशीन बाहर आ गिरी। कांगजे ने तुरंत अपनी बंदूक तान दी। वूरी डर के मारे वो गन उठाने लगी तो कांगजे ने घबराहट में गोली चला दी। टेजर गन से वूरी को करंट लग गया और वो धुएं में लिपटी हुई गिर पड़ी। पुलिस स्टेशन जाकर पता चला कि वूरी तो अपनी नानी के लिए डायपर देने आई थी। ये याद करके दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। कांगजे ने बारबेक्यू बनाने की सोची, पर देखा कि गैस की जगह वो मच्छर मारने वाली दवाई ले आया है, तो मजबूरन उन्हें कप नूडल्स खाने पड़े। बातों बातों में जिक्र निकला कि पहले किसे प्यार हुआ था। कांगजे ने माना कि उस एक्सीडेंट के बाद वो छिप छिप कर वूरी को देखता था, पर कूल बनने के चक्कर में कभी बोला नहीं। जब सुना कि वूरी नन बनने जा रही है, तब उसने प्रपोज किया। वूरी ये सुनकर शर्मा गई और बताया कि वो तो उससे भी पहले लट्टू हो गई थी। जब तुम मुझे बेहोशी में हॉस्पिटल ले गए थे, तभी मैं फिदा हो गई थी। जब तुम मेरे लिए रेस्टोरेंट आते थे तो मैं जल्दी से लिपस्टिक लगाकर तुम्हें देखती थी और दरवाजे के पीछे छिपकर तुम्हें निहारती थी। इन पुरानी यादों से उनका प्यार और गहरा हो गया। मैं तुम्हारे उस प्यारे चेहरे पर मर मिटी थी। इन मीठी यादों ने उनके रिश्ते में नई जान डाल दी। मैं बस तुम्हें देखने के लिए ही तो तैयार होती थी। अगले दिन उन्होंने याच पर मस्ती की और बहुत सारी रोमांटिक फोटो खींची। उनकी लव स्टोरी फिर से जवान हो गई। उन्होंने हर पल को कैमरे में कैद कर लिया। रात को घर वापस आकर भी वो फोन पर बातें करते रहे, जैसे बातें कभी खत्म ही न होंगी। तभी उसे रफाएल के फोन की याद आई और उसे कांगजे का कॉल काटना पड़ा। असल में वूरी के डैड उन दोनों से बात करना चाहते थे, पर जब कांगजे उसे चार्जर देने आया तो उसने वूरी और रफाएल को साथ बैठे देख लिया। वो बेचारा फिर से निराश होकर चला गया। अगले दिन वूरी का कांगजे फोन नहीं उठा रहा था। वो उसे खाना देने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहाँ उसके कलीग ने बताया कि रफाएल की बीवी के लवर की मौत के मामले में उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वूरी को पता चला कि कांगजे ने ये बात उससे छिपाई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वूरी बच्चे को रफाएल को न दे दे। उसे लगा कि वो अकेले बच्चे को नहीं पाल पाएगा। वूरी दुखी होकर वहाँ से चली गई। रात को कांगजे ने अपने दिल की बात कही। इस बच्चे ने हमारे सारे प्लान्स बिगाड़ दिए हैं। वूरी को एहसास हुआ कि कांगजे कितने प्रेशर में है, पर वूरी इस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। दोनों फिर से बिना फैसला किए अलग हो गए। रात को दोनों ने एक दूसरे को माफी का मैसेज टाइप किया, पर दोनों ने ही उसे डिलीट कर दिया। अगले दिन रफाएल ने वूरी को अपने घर बुलाया और एक्साइटमेंट में बच्चे के लिए सजाया हुआ कमरा दिखाया। उसने बच्चे के लिए दुनिया भर का सामान खरीद रखा था और वादा किया कि वो बच्चे को बेस्ट लाइफ देगा। इतने प्यारे छोटे छोटे कपड़े देखकर वूरी माँ बनने के लिए और भी एक्साइटेड हो गई। बाहर आते ही कांगजे का कॉल आया। कहाँ हो? वूरी ने झूठ बोल दिया कि वो काम के सिलसिले में बाहर है, पर फिर उसे एहसास हुआ कि अब वो अपने कांगजे से झूठ बोलने लगी है। प्री वेडिंग फोटोशूट वाले दिन कांगजे बहुत प्यार से वूरी के लिए शीशा पकड़े खड़ा था। फोटोग्राफर ने कहा, स्माइल प्लीज, पर वूरी के चेहरे पर हंसी नहीं आई, क्योंकि अब प्यार से ज्यादा उसे कांगजे के लिए गिल्ट महसूस हो रहा था। वो रोते हुए बाहर भागी और बोली, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। उसने अपनी सगाई की अंगूठी वापस कर दी। कांगजे को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम ये चाहती हो। हाँ, ब्रेकअप कर लेते हैं। एक छोटे से चेकअप के चक्कर में उसे गलती से रफाएल का आखिरी वारिस मिल गया था।
वो रफायल डायमंड ग्रुप का अकेला वारिस था, जो कैंसर की वजह से अब कभी पिता नहीं बन सकता था। आज कोर्ट में हॉस्पिटल पर केस करने की तारीख थी। दोनों तरफ के वकील बहस कर ही रहे थे कि वूरी ने केस वापस लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि वूरी को लगने लगा था कि ये बच्चा कोई एक्सीडेंट नहीं है और न ही कोई मुसीबत है, बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है। आरोपी डॉक्टर ने जब ये सुना तो वो शर्मिंदा होकर खड़ी हो गई और माफी मांगने लगी। रफायल को लगा कि वूरी की अच्छाई से रोशनी निकल रही है। शायद जब कोई लड़की माँ बनती है तो वो बच्चे के लिए सबसे निस्वार्थ प्यार करना सीख जाती है, ताकि वूरी आराम से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सके। रफायल ने ऑफिस में ही उसके लिए सी व्यू वाला कमरा बनवा दिया और 5 स्टार खाने का इंतजाम कर दिया। ये सब देखकर उसकी कलीग तो खुशी से पागल हो गई। मॉम को बता देती हूँ, आज घर पर खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन रफायल उसे प्रेगनेंसी योगा क्लास लेकर गया, पर पता चला कि ये कपल्स के लिए है, तो रफायल को भी योगा ड्रेस पहननी पड़ी। बाकी पति पत्नी तो मजे से योगा कर रहे थे, पर रफायल और वूरी शर्म के मारे लाल हो रहे थे। टीचर ने डांटा, थोड़ा सीरियस हो जाओ। रफायल ने कोशिश की, पर वो चिपके हुए योगा पोज उससे नहीं हो रहे थे। उसने तंग आकर बता दिया, मैं बस बच्चे का पिता हूँ, पति नहीं। क्या? सब हैरान रह गए। जैसे तैसे क्लास खत्म हुई। गलती से रफायल का हाथ वूरी के हाथ से टच हो गया। वो ऐसे पीछे हटा जैसे करंट लग गया हो और झूठ बोला, वो कल रात गर्दन अकड़ गई थी। वूरी बस अजीब हंसी हंसती। रात को घर वापस आकर रफायल ने बच्चे के लिए एक कहानी पढ़ी। हेलो मेरे प्यारे गमी बियर। एक समय की बात है, एक पहाड़ पर एक मंदिर था। वूरी को उसका ये रूप बहुत प्यारा लगा, क्योंकि वो खुद बिना पिता के बड़ी हुई थी। उसे पता था कि बच्चे के लिए पिता का होना कितना जरूरी है। उधर रफायल के लिए भी इस बच्चे का आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, पर घर आने पर उसे हमेशा अकेलापन लगता था। उस रात जब वो सोया तो सपने में उसने वूरी के साथ वो किस देखा। सुबह वो हड़बड़ा कर उठा, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। दूसरी तरफ ब्रेकअप के बाद कांगजे का बुरा हाल था। वो दिन रात शराब पी रहा था। उसकी कलीग ने उसे समझाया कि ऐसे हार मत मानो, जाओ और वूरी को वापस लेकर आओ। कांगजे हिम्मत करके वूरी के ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया, पर वूरी ने उसे इग्नोर कर दिया। कांगजे गिड़गिड़ाया, अगर हम साथ नहीं हैं, तो कम से कम दोस्त तो रह सकते हैं। पर वूरी ने मना कर दिया। वो जानती थी कि उसे बच्चे को जन्म देना ही है और ये कांगजे के लिए बहुत नाइंसाफी होगी, इसलिए उसने कांगजे को जबरदस्ती खुद से दूर कर दिया। कांगजे की आंखों में आंसू आ गए और उसने भारी दिल से आखिरी बार कहा, अपना ख्याल रखना। एक दिन कलीग के साथ ड्रग डीलर का पीछा करते हुए कांगजे रफायल की कंपनी तक पहुंच गया। उसे यकीन था कि मुजरिम कमरे के अंदर है। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, पर अंदर कोई नहीं था। शोर सुनकर रफायल वहां आ गया। कांगजे फर्श और दीवारें तोड़ने पर उतारू था। रफायल ने सर्च वारंट मांगा, पर कांगजे के पास कोई परमिशन नहीं थी। फिर भी उसने रफायल को धमकी दी, मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगा। रफायल के ऑफिस में मुजरिम तो नहीं मिला, पर कांगजे का पैर फिसला और वो एक खुफिया तहखाने में गिर गया। असल में कांगजे सबूत ढूंढने हॉस्पिटल भी गया था। वहाँ रफायल ने उसे रोका था। कांगजे पैर पटक कर जिद कर रहा था और रफायल भी गुस्से में पैर पटक रहा था। उनकी इस नौटंकी से वहाँ का खुफिया दरवाजा खुल गया और कांगजे सीधा नीचे जा गिरा, पर वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। सब कुछ साफ कर दिया गया था। रफायल भी पीछे पीछे कूद गया। गुप्त कमरा देखकर वो भी हैरान था। उसने कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, और जांच में पूरी मदद करने का वादा किया। इसके बाद रफायल वूरी को लेकर 8वें हफ्ते के चेकअप पर गया। स्क्रीन पर बच्चे के छोटे छोटे हाथ पैर देखकर रफायल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसे रोता देख वूरी को हंसी आ गई। डॉक्टर ने भी हंसते हुए उसे टिश्यू दिया। उल्टा वूरी उसे चुप कराने लगी। अरे बस करो, लोग देख रहे हैं। मॉम ने कहा, ये कितना नाजुक है, पर नानी को लगा कि वो फैमिली मैन है और वूरी को उसके साथ सेट हो जाना चाहिए। मॉम ने कहा, दिमाग खराब है, ऐसे तो कांगजे के साथ बहुत गलत होगा। रफायल के आंसू रुके ही नहीं थे कि उसे याद आया 20वें हफ्ते में 3D फोटो दिखेगी। ये सोचकर वो फिर से भों भों करके रोने लगा। वूरी ने मजाक में कहा, अब बस करो वरना बेहोश हो जाओगे। पर उसकी मासूमियत देख वूरी के दिल में कुछ कुछ होने लगा। घर आकर नानी ने सूप बनाया और वूरी को कहा कि रफायल को देकर आओ। रफायल सूप देखकर बहुत खुश हुआ। वूरी ने उसकी टेबल पर अ न्यू डैड वाली किताब देखी। जब वो जाने लगी तो रफायल ने उसे रुकने को कहा। रात को जब वूरी घर पहुंची तो एक अनजान स्ट्रीमर उसके मुंह पर कैमरा लगाकर वीडियो बनाने लगा। असल में मारी ने उसे पैसे देकर वूरी को बदनाम करने के लिए भेजा था। वो वूरी से बदला लेना चाहती थी।
ये ड्रामा देखकर मारी बहुत खुश थी, पर रफाएल ने भी ये लाइव स्ट्रीम देख ली। वूरी भीड़ में घिरी हुई थी और बहुत डरी हुई थी। तभी जोर से हॉर्न बजा और रफाएल हीरो की तरह आ गया। उसने भीड़ को हटाकर रास्ता बनाया और वूरी को अपनी कार में बिठा लिया। डरो मत, मैं इन सबको देख लूंगा, वूरी ने कहा। बच्चे की वजह से आप बहुत कर रहे हैं, रफाएल ने कहा। सिर्फ बच्चे की वजह से नहीं। वो अपने दिल की बात बोलने ही वाला था कि वूरी का फोन बज गया। रफाएल के पापा का फोन था। उन्हें पता चल गया था कि मारी ने ये सब करवाया है। उन्होंने पूछा कि वूरी ठीक तो है ना। पापा ने कहा वो मारी को इसलिए झेल रहे थे ताकि पोते को माँ का प्यार मिले। वूरी ने कहा, अंकल मैं हूँ ना उसकी माँ। ये सुनकर पापा को अक्ल आ गई। उन्होंने तुरंत मारी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वूरी तो बच गई, पर वो स्ट्रिमर अभी भी नानी की दुकान पर जमा हुआ था। उसने एक डिश ऑर्डर की और 5 घंटे तक वहीं बैठा रहा। नानी का धंधा चौपट हो रहा था। पुलिस भी उसे नहीं हटा पाई। नानी को गुस्सा आया और उन्होंने उस पर पानी की बाल्टी उलट दी और दुकान बंद कर दी। नानी मूड ठीक करने ओल्ड एज होम गई। वहाँ सीढ़ियों पर एक बूढ़े आदमी का जूता फट गया था। नानी ने दरिया दिली दिखाते हुए अपने जूते उसे दे दिए, पर जब उस आदमी ने चेहरे घुमाया तो नानी देखती रह गई। वो शर्मा कर वहाँ से भाग गई। बुढ़ापे में उनका दिल फिर से जवान हो गया था। दोपहर में वो आदमी जूते लौटाने आया और साथ में फूलों का गुलदस्ता भी लाया। अगले दिन रफाएल वूरी को घर छोड़ने आया। डूबते सूरज को देखकर माहौल बहुत रोमांटिक था। रफाएल कुछ कहना चाहता था पर चुप रहा। वूरी को लगा ये सीन तो उसने सपने में देखा था। उसने आगे बढ़कर रफाएल को किस कर दिया। फिर उसे होश आया और वो भाग गई। वो सीधा घर के अंदर भागी। उसकी कलीग को पता चला तो वो बोली, मैं भी उसी हॉस्पिटल जाऊंगी चेकअप के लिए, शायद मेरी लॉटरी भी लग जाए। वूरी के डैड को किसके बारे में पता चल गया। वो रफाएल के ऑफिस पहुंचे और बोले, पापा बोलो। उन्होंने कहा, मुझे तो पहले से पता था तुम बहुत अच्छे दामाद बनोगे। तभी रफाएल के पापा भी आ गए। दोनों बुड्ढे खुश होकर रफाएल को गले लगाने लगे। इसके बाद वूरी रफाएल से मिलने आई। रफाएल ने बताया कि कैंसर के बाद उसे लगता था कि उसका बच्चा ही उसे सही रास्ते पर ले जाएगा और उसे उसकी ड्रीम गर्ल से मिलवाएगा। और देखो तुम मेरे सामने हो। इतनी प्यारी बातें सुनकर वूरी का दिल पिघल गया। रफाएल उसे किस करने के लिए झुका, पर फिर से फोन बज गया और मोमेंट खराब हो गया। इसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। रफाएल रोज उसे घर छोड़ने जाता और ऑफिस में भी आई लव यू बोलता रहता। एक दिन मारी ने ये सब सुन लिया। वो जल भुनकर राख हो गई कि इतनी जल्दी रिप्लेस कर दिया। ये क्या चल रहा है। रफाएल ने उसे दूर हटाया। आज के बाद वूरी और मेरे बीच मत आना। गुस्से में मारी वहीं बेहोश हो गई। घर जाकर उसने मॉम को बताया कि अब चांस खत्म। पर मॉम तो अलग ही लेवल की खिलाड़ी थी। उसने कहा, अरे पगली, उसे बस बच्चे से मतलब है। अगर बच्चा ही नहीं रहा तो वो उस लड़की को भी छोड़ देगा। कैसी खतरनाक माँ थी वो। अगले दिन मारी वूरी के एक्स बॉयफ्रेंड कांगजे के पास गई और भड़काने की कोशिश की कि उन दोनों को रोक लो। पर कांगजे बहुत सुलझा हुआ इंसान था। उसने कहा, मैं उसकी खुशी चाहता हूँ और खबरदार, अगर तुमने उसे नुकसान पहुँचाया तो। मारी को गुस्सा आया कि सब वूरी के सगे क्यों हैं। उसने अपने बैग से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड वाली बोतल निकाली। वो वूरी के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने की फिराक में थी। वो तुरंत वूरी के पास पहुंची और उस पर चिल्लाने लगी कि तुमने मेरा बच्चा तो छीना ही, अब मेरे पति को भी मुझसे दूर कर रही हो। पर वूरी ने उसकी बकवास नहीं सुनी। उसने साफ कह दिया कि तुम्हें मेरी लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। जैसे ही वूरी ने वो पानी का ग्लास उठाया, मारी की सांसें अटक गईं कि कहीं वो पी न ले। तभी वहाँ रफाएल आ गया। वूरी को लगा कि मारी उसे परेशान करेगी, इसलिए उसने रफाएल से कहा, इसे जाने दो। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। मारी ने देखा कि रफाएल वूरी को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है। उसे बहुत जलन हुई और बुरा लगा। उसने गुस्से में वूरी के हाथ से ग्लास छीना और पानी सीधा उसके मुंह पर फेंक दिया। रात को मारी की मॉम ने पूछा, तुमने उस बच्चे को टपकाया क्यों नहीं? मारी बोली, मुझसे नहीं हो पाया, आखिर वो रफाएल का आखिरी वारिस है। दूसरी तरफ वूरी की मॉम को भनक लग गई कि वूरी रफाएल को पसंद करने लगी है। उन्होंने तुरंत वूरी को वार्निंग दी, अगर तुम उस रफाएल के चक्कर में पड़ोगी तो तुम्हारा कांगजे हमारे बारे में क्या सोचेगा। पर नानी एकदम कूल थी, बोली, प्यार तो आजाद पंछी है। वूरी ने बीच में आकर झगड़ा रोका और कहा, मैं खुद उससे बात करूंगी। उधर कांगजे चुपके से किसी केस की जांच कर रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर डंडा मारा। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसकी कलीग उसके पास बैठी बहुत परेशान थी। तभी वूरी वहाँ आई। वो ब्रेकअप और अपने नए प्यार के बारे में बताने आई थी, पर कांगजे की हालत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। कांगजे को पहले ही पता था कि वूरी का दिल बदल चुका है। उसने वूरी से कहा, अगर तुम्हें कोई और पसंद है
तो बेझिझक उसके पास जाओ। असल में जब कांगजे उस खुफिया कमरे की तलाशी ले रहा था तो उसने यूवी लाइट से वहाँ खून के धब्बे देख लिए थे। उसे शक हुआ कि इस हॉस्पिटल में मुजरिमों की प्लास्टिक सर्जरी होती है और इसका मास्टरमाइंड वही ड्रग डीलर चेयरमैन किम है। पर बॉस ने कहा कि बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चेयरमैन किम को पहले ही खबर मिल गई थी। इसी बीच मारी घर पर रो रही थी कि रफाएल उसके हाथ से निकल गया। तभी उसकी मॉम को टेबल पर एक नेकलेस दिखा। मारी को वो नेकलेस देखकर और गुस्सा आया क्योंकि वो उसके लवर ने दिया था। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया, पर टूटते ही उसमें से एक मेमोरी कार्ड बाहर आ गिरा। उन्होंने उसे कंप्यूटर में लगाकर चेक किया तो पता चला कि वो चेयरमैन किम का डेटा था, जिसमें सारे मुजरिमों की सर्जरी की लिस्ट थी। मतलब मारी का लवर इसी नेकलेस की वजह से मारा गया था। मारी डर के मारे उसे फेंकने ही वाली थी कि उसकी शातिर मॉम ने रोक लिया। ये मुसीबत उस मनहूस वूरी के गले में डाल देते हैं। एक हेलमेट पहने हुए आदमी वूरी के घर में घुस आया। जब वो पकड़ा गया तो उसने चाकू निकाल लिया। नानी शोर सुनकर वहाँ आ गई और चाकू देखकर उनकी चीख निकल गई। वो पुलिस को फोन लगाने लगी, पर उस गुंडे ने फोन छीन लिया और नानी का गला दबा दिया। तभी वूरी का एक्स बॉयफ्रेंड कांगजे वहाँ आ पहुंचा। गुंडे ने नानी को ढाल बना लिया। मजबूरन कांगजे को अपनी गन नीचे रखनी पड़ी। मौका मिलते ही गुंडे ने नानी को धक्का दिया और भाग गया। कांगजे उसके पीछे भागना चाहता था, पर नानी गिर पड़ी थी और उनका सिर सीढ़ियों से टकरा गया था। वो उन्हें गोद में उठाकर हॉस्पिटल भागा। जब वूरी की मॉम वहाँ पहुंची तो नानी कोमा में थी। ये सब उस एक्सीडेंट वाले बच्चे की वजह से हो रहा था। मारी ने बदला लेने के लिए वो सबूतों वाला नेकलेस वूरी के बैग में छिपा दिया था। वो बस उसे ड्रग डीलर से डराना चाहती थी, पर बात जान पर बन आई। जैसे ही रफाएल को नानी की खबर मिली, वो सारी मीटिंग्स छोड़कर हॉस्पिटल दौड़ा। वहाँ उसने देखा कि कांगजे वूरी को संभाल रहा है। कांगजे ने समझदारी दिखाई और वहाँ से हट गया ताकि वो दोनों बात कर सकें। रफाएल ने वादा किया, अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। उसने नानी को सबसे महंगे वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा दिया। बेस्ट डॉक्टर्स के इलाज से नानी को जल्दी होश आ गया। नानी उठते ही कांगजे का गुणगान करने लगी कि उसने जान बचाई। उन्होंने तुरंत उसे कॉल करके थैंक यू बोला। नानी की आवाज सुनकर कांगजे खुशी से उछल पड़ा। अब वो उस ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए पागल हो गया। तभी उसे रफाएल की बीमारी के 2 साल याद आए। उसी टाइम वो ड्रग डीलर भी गायब था। उसे शक हुआ कि कहीं रफाएल ही तो वो डीलर नहीं है। उसने अपने बॉस को ये थ्योरी बताई, पर बॉस ने डांट दिया कि फालतू की बात मत करो। लेकिन उनकी ये बातें बाहर खड़ी एक लेडी पुलिस ने सुन ली और तुरंत डीलर को खबर कर दी। मैसेज मिला कि पुलिस सच के बहुत करीब है। डीलर ने रिप्लाई किया, उसे 2 दिन के लिए सुला दो। अगले दिन कांगजे को एक गिफ्ट मिला जिसमें एक फोटो और कुछ नंबर थे। कांगजे समझ गया, ये तो रफाएल की तिजोरी का पासवर्ड है। बॉस उसे रोकता, इसलिए वो रात को अकेले ही घुस गया। उसने रफाएल के ऑफिस में जासूसी की। जैसे ही पासवर्ड डाला, तिजोरी खुल गई। अंदर नोटों की गड्डियां और बहुत सारे नकली पासपोर्ट थे और वो खूनी नेकलेस भी वहीं रखा था। अगले दिन वो सीना तानकर बॉस के पास गया और बताया कि मैंने पक्के सबूत देख लिए हैं। डरपोक बॉस ने आखिरकार रेड मारने की परमिशन दे दी। पुलिस पूरी फोर्स के साथ रफाएल के ऑफिस पहुंची, पर जब उन्होंने वो तिजोरी खोली तो वो बिल्कुल खाली थी। बॉस की हवा टाइट हो गई और वो रफाएल के पापा से माफी मांगने लगा। पर कांगजे को यकीन था कि उसने वहाँ सबूत देखे थे। उसे लगा वूरी खतरे में है, इसलिए वो वहाँ से भागा। उधर रफाएल वूरी को डेट पर ले गया था। वो एक महल जैसे रेस्टोरेंट में पहुंचे। वूरी वहाँ की चकाचौंध देखकर हैरान थी। जैसे ही दरवाजा खुला, वूरी का मुंह खुला का खुला रह गया। वहाँ 20 नौकर लाइन में खड़े थे और सबने एक साथ झुककर सलाम किया। वूरी ने सोचा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फिर उन्होंने शाही खाना शुरू किया, पर इतने लोगों के घूरने की वजह से वूरी को खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तभी वेटर ने इशारा किया कि सर, सब रेडी है। रफाएल ने स्टाइल में सिर हिलाया और स्टेज पर जाकर भाषण देने लगा। सारे नौकरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वूरी डर के मारे कांपने लगी और कांटा नीचे गिरा दिया। फिर रफाएल पियानो की तरफ बढ़ा। वूरी का दिमाग सुन्न हो गया। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि जमीन फट जाए और वो समा जाए। रफाएल ने गाना शुरू किया। कांगजे का फोन आया, वूरी, वो आदमी खतरनाक है, उससे दूर रहो। फ्लैशबैक में जब रफाएल पहली बार वूरी के घर नहाने गया था तो बाहर नानी और वूरी ने मॉम को रोक रखा था, जिन्हें जोरों की पटी आई थी। मॉम चिल्ला रही थी, कौन सा मर्द 1 घंटा नहाता है? वूरी को डर था कि कहीं वो अंदर मर तो नहीं गया। उसने कान लगाकर सुना तो अंदर रफाएल मजे से गा रहा था और नाच रहा था। मॉम ने कहा, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। पर उन्हें नहीं पता था कि इस रफाएल को इस छोटे और टूटे फूटे घर से प्यार हो गया है।
जब से उसे पता चला था कि वूरी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो रोज उसे पिकअप और ड्रॉप करने आता था और खाने के टाइम भी नौकरों की फौज खड़ी कर देता था। एक रात नानी ने उसे खाने पर रोक लिया और बातों बातों में वहीं सोने का ऑफर दे दिया। सुबह का नाश्ता करके जाना। रफाएल तो मन ही मन लड्डू फोड़ रहा था, पर मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने डराने के लिए कहा, यहाँ भूत है। वो हॉरर फिल्म देखी है ना। रात को रफाएल डरते डरते सोया। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। उसकी हालत खराब हो गई कि सच में भूत है क्या। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, पर डर के मारे वो उछलकर वूरी के कमरे में भाग गया और बहाना बनाया, चलो बचपन की फोटो देखते हैं। देखते देखते दोनों वहीं सो गए। सुबह मॉम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। रफाएल सफाई देने लगा, हम तो बस एल्बम देख रहे थे, पर नानी ने बम फोड़ दिया। अब तो कांड हो चुका है। दामाद जी, तारीख पक्की करो, जल्दी से शादी निपटा लेते हैं। मॉम चिल्लाई, माँ पागल हो गई हो क्या। बाद में मॉम ने वूरी को समझाया कि इस रफाएल से दूर रहो, हम और वो अलग दुनिया के लोग हैं। बच्चा नहीं होता तो वो तुम्हें देखता भी नहीं। वूरी को लगा मॉम ज्यादा सोच रही हैं, पर रफाएल ने ये सब सुन लिया। वो मॉम के पास गया और वादा किया, मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा, मैं अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करूंगा। उसकी ईमानदारी देखकर मॉम का दिल भी पिघल गया। शाम को रफाएल के पापा ने डिनर रखा। उन्होंने कहा, जल्दी शादी कर लो और नौकरी वोकरी छोड़ो, घर पर आराम करो। काम वो करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, हमारे घर में पैसों की बारिश होती है। पर वूरी ने स्वाभिमान से जवाब दिया, मैं कामचोर नहीं बनूंगी, मैं काम भी करूंगी और बच्चे को भी संभालूंगी। पापा को उसकी ये बात बहुत पसंद आई। ये हुई ना खानदानी बहू वाली बात। परिवार की रजामंदी मिलने के बाद दोनों का प्यार 7वें आसमान पर था। तभी नानी का फोन आया। घर नहीं आ रहे तो बताया क्यों नहीं, फोन करना चाहिए था ना। डांट पड़ने के बावजूद रफाएल खुश था कि कोई तो है जो उसका इंतजार करता है। रात को वो अपने बड़े से खाली घर में गया, पर उसके दिमाग में वूरी का छोटा और खुशहाल घर घूम रहा था। उसने बच्चे की फोटो देखकर कसम खाई, कल मैं वूरी को ऐसा प्रपोज करूंगा कि दुनिया देखेगी। पर उसे नहीं पता था कि ये सरप्राइज वूरी के लिए दुनिया की सबसे शर्मनाक घटना बन जाएगी। अगले दिन वो मॉल में कुछ खाने गए। रफाएल ने उसे लाइन में खड़ा किया और खुद गायब हो गया। वूरी मजे से अपने खाने का वेट कर रही थी कि अचानक 2 लड़कियां उसके सामने नाचने लगीं। वूरी ने सोचा, वाह, खाने के साथ फ्री एंटरटेनमेंट। पर जब उन्होंने उसे घेर लिया तो वूरी का माथा ठनका। ये क्या ड्रामा है। भीड़ हटी और रफाएल हीरो की तरह एंट्री मारते हुए आया। किसे नहीं चाहिए ऐसा फिल्मी प्रपोजल। उसने एक चमकती हुई अंगूठी निकाली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पर लड़की का जवाब सुनकर सब सन्न रह गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेचारे का पोपट हो गया। प्रपोजल फेल होने के बाद रफाएल उसे घर छोड़ने जा रहा था। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। 3 महीने लगाकर मैंने ये डांस सीखा था, तुम्हें पसंद नहीं आया। पर वूरी ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे डांस के लिए पूरे नंबर। पर मैं नहीं चाहती कि हम बस बच्चे की वजह से साथ रहें। मैं चाहती हूँ तुम मुझे असली वाला पसंद करो। रफाएल ने सफाई दी कि सिर्फ बच्चे की वजह से नहीं, पर अगर हम जल्दी शादी कर लेंगे तो बच्चे को एक कंप्लीट फैमिली मिल जाएगी। दोनों की सोच अलग थी, इसलिए झगड़ा बढ़ने लगा। पर उन्हें नहीं पता था कि एक बड़ा खतरा उनकी तरफ आ रहा है। कांगजे अभी भी रफाएल के पीछे पड़ा था, एक मर्डर स्पॉट की जांच करते हुए। उसने सीसीटीवी में रफाएल के पापा को देख लिया। आखिरकार उसे रफाएल के ग्रुप के खिलाफ सबूत मिल ही गया। वो पूरी टीम लेकर रफाएल के पापा के ऑफिस धमक पड़ा, पर रफाएल के पापा ने मानने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस भी बिना सबूत के कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी कांगजे की नजर कोने में रखे ऑर्किड के पौधे पर पड़ी। उसने ध्यान से चेक किया और वो सबूतों वाला नेकलेस गमले में मिल गया। कांगजे ने गमला तोड़ दिया और कत्ल का हथियार भी जमीन पर गिर पड़ा। रफाएल के पापा के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था और इस तरह इतने बड़े चेयरमैन को जेल की हवा खानी पड़ी। रफाएल खबर सुनते ही दौड़ा चला आया। उसने पापा से पूछा, क्या आप ही ड्रग डीलर किम हैं? पापा बोले, अबे गधे, किसी ने मुझे फंसाया है। और कहा कि उस बड़े वकील को बुलाओ। पर सबूत इतने पक्के थे कि वकील भी कुछ खास नहीं कर पाया, बस मेडिकल पैरोल मिल सकी। रफाएल के पापा सोच में पड़ गया कि आखिर उसे किसने धोखा दिया है। वो गुस्से में गालियां दे रहा था कि अचानक उसका बीपी हाई हो गया। सेक्रेटरी ने जल्दी से दवाई दी ताकि वो शांत हो जाए। पर जैसे ही रफाएल के पापा खड़ा हुआ, उसे चक्कर आया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। खैर, वूरी को गलती से रफाएल का बच्चा मिल गया था। रफाएल उससे सच्चा प्यार करने लगा था। तभी कांगजे दरवाजे पर आया और उसने भी दिल की बात कह दी। वो अपने रिश्ते को बचाना चाहता था, पर अंदर रफाएल को देखकर तीनों का आमना सामना हो गया। माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था। अगली शाम रफाएल ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा था।
वो वूरी का हाथ पकड़कर ले जाना चाहता था कि कांगजे टपक पड़ा। उसने एक हाथ पकड़ा और बोला, छोड़ इसे। रफाएल कहाँ सुनने वाला था। बेचारी वूरी के हाथ रस्सी की तरह खींचने लगे, कभी इधर कभी उधर। जब वो नहीं रुके, वूरी ने तंग आकर कहा, 3 गिनूंगी, दोनों छोड़ देना। वूरी का दिमाग खराब हो गया। प्यार पाना भी इतनी बड़ी सिरदर्दी है। दोनों मर्द लड़ने को तैयार थे। वूरी चिल्लाई और उन्हें धक्का दिया, तुम दोनों मुझे बराबर नापसंद हो, और गुस्से में चली गई। दोनों के चेहरे लटक गए। घर पहुंची तो वहाँ अलग अदालत लगी थी। पापा मम्मी पूछने लगे, किससे शादी करेगी। वूरी पहले ही परेशान थी। इस मुश्किल सवाल ने और दिमाग खराब कर दिया। उसने सोचकर कहा, मुझे दोनों पसंद हैं। ये सुनकर तीनों बुजुर्गों के फ्यूज उड़ गए। पर उन्हें क्या पता था कि दोनों टूटे दिल वाले आशिक साथ में दारू पी रहे हैं। एक पुलिस वाला, एक रफाएल, करियर में टॉप पर लड़की के मामले में 0। दोनों ने दुख में ग्लास टकराए। कांगजे ने देखा रफाएल उससे ज्यादा पी गया है। दोनों में पीने का कंपटीशन शुरू हो गया। टून होकर कांगजे फेंकने लगा, मैं वूरी की फैमिली को रग रग से जानता हूँ। टॉयलेट पेपर कहाँ रखा होता है वो भी पता है, मैं सब जानता हूँ। रफाएल ने ताना मारा, मैं वहाँ 5 दिन रहा हूँ। कांगजे की बोलती बंद हो गई। उसने गुस्से में ग्लास खाली कर दिया। रफाएल ने सोचा, मैं भी दिखाता हूँ, देख मैं कैसे पीता हूँ। पर अगले ही पल रफाएल ढेर हो गया। मजबूरी में कांगजे को उसे घर छोड़ना पड़ा। नशे में रफाएल बड़बड़ाया, वूरी ने मुझे फर्स्ट किस दिया था। कांगजे का मूड खराब हो गया। मन किया इसको यहीं सड़क पे फेंक दूं। तभी रफाएल फिर बोला, वूरी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। मेरी किस्मत अच्छी है कि वो मेरे बच्चे की माँ है। वो मुझे ना भी चुने तो भी मैं खुश हूँ। ये सुनकर कांगजे का गुस्सा शांत हो गया। उसे लगा ये बंदा बुरा नहीं है। अगले दिन दोनों वूरी के घर पहुँचे। अब फैसला होने वाला था। वूरी को सबके सामने बताना था कि उसका दिल किसके पास है। दोनों मर्दों की सांसें अटकी हुई थी। वूरी प्रेग्नेंट थी, पर जिसे प्रपोज कर रही थी वो बच्चे का बाप नहीं था। वो तो रफाएल था जो वहाँ खड़ा देख रहा था। पर कांगजे को कोई परवाह नहीं थी। उसने वूरी को गले लगाया और किस कर लिया। उन्होंने तय किया कि बच्चे के बाद शादी करेंगे। 10 महीने बीत गए। वूरी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब वो दोनों रोमांस करते तो बच्ची को रफाएल के पास छोड़ देते। असली अब बेबी सिटर तो वही बन गया था। बच्ची के 100 दिन पूरे होने पर पार्टी हुई। सब लोग वीडियो बना रहे थे और बच्ची के लिए मैसेज दे रहे थे। रफाएल की बारी आई तो वो इमोशनल हो गया। भले ही मैं तुम्हारी मॉम के साथ नहीं हूँ, पर तुम मेरी लाइफ में आई, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं। फिर सब ने एक हैप्पी फैमिली फोटो खिंचवाई। आखिरकार शादी का दिन आ गया, पर पार्किंग का गेट कांगजे के लिए खुला ही नहीं। शादी के लिए देर हो रही थी। कांगजे हमेशा कानून मानता था, पर आज उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। 2 सेकंड का हीरो बना और पीछे पुलिस लग गई। लगता है किस्मत ही खराब थी। उसे पकड़ लिया गया। वूरी मेकअप कर रही थी जब खबर मिली। वो दूल्हा बचाने जाने लगी। डैड बोले, दुल्हन भागती हुई अच्छी नहीं लगती, किसी और को भेजते हैं। वूरी बोली, मेरा पति है, मैं ही लाऊंगी। उसने टैक्सी बुलाई, पर सामने मैराथन दौड़ चल रही थी। रास्ता बंद था तो वो लहंगा उठाकर खुद दौड़ पड़ी। भागती हुई दुल्हन सब तक अलग लग रही थी। आज वो सच में सुपर वुमन लग रही थी। थाने पहुंचकर कांगजे ने अपनी बीवी को गले लगा लिया। उधर शादी में मेहमान परेशान थे कि दूल्हा दुल्हन कहाँ गए। रफाएल वहाँ एंकर बना हुआ था। माहौल ठंडा पड़ता देख उसने सोचा, एक झोंक सुनाता हूँ। दुल्हन प्रेग्नेंट पहले हुई पर शादी लेट हो रही है। हाँ, कोई नहीं हंसा। सन्नाटा छा गया। उसे लगा गलती हो गई। उसने बेटी को सिखाया, बेटा बड़ा होकर अच्छा बोलना सीखना। तभी वूरी और कांगजे हाँफते हुए आ गए। कांगजे फादर के सामने खड़ा हो गया। अपनी दुल्हन का इंतजार करने लगा। सब चिल्लाकर उनका स्वागत करने लगे। वूरी धीरे धीरे अपने दूल्हे की तरफ बढ़ी। बस एक इंसान खुश नहीं था, मॉम। बेटी को पैदा किया, बड़ा किया, अब वो जा रही थी। हंसते हंसते मॉम की आंखों में आंसू आ गए। हर विदाई में मॉम का यही हाल होता है। जब वूरी ने पीछे मुड़कर देखा तो मॉम ने आंसू छुपाकर एक प्यारी सी स्माइल दी। आखिरकार वूरी ने कांगजे का हाथ थाम लिया और हमेशा साथ रहने की कसम खाई। रफाएल ने ये देखा और बेटी से बोला, तुम्हारी मॉम आज बहुत सुंदर लग रही हैं। आज से पहले मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। घूम फिर कर मिलना ही तो असली रोमांस है। और हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार ड्रामा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।